Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is मुजफ्फर इकबाल. इस चैनल में हम ये देखेंगे कि आप जावा में प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं. मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स है जो यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में जावा को एज अ कोर्स पढ़ रहे होते हैं. तो नॉर्मली वो सारे कंटेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं वो हमने इस वीडियो में इस पूरे ट्यूटोरियल में कवर कर. फॉर एग्जांपल जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा में कोडिंग करने के लिए हमें कौन कौन से आईडीईज रिक्वायर्ड होते हैं, या कोई एक सबसे बेहतर आईडीई कौन सा है जो कि हमने यूज करना है इस ट्यूटोरियल में. आप कैसे कोड को टाइप करेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. जावा की बेसिक से लेके जावा के एडवांस तक हम बेतहाशा टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल जावा की बेसिक्स क्या है, हम कैसे जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, हम कैसे जावा में फाइल हैंडलिंग यूज कर सकते हैं, हम कैसे जावा में डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं. बेतहाशा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स में आपको सेमेस्टर के एंड पे प्रोजेक्ट यूज करना पड़ता है और उस प्रोजेक्ट में आपको डेटाबेस या फाइल हैंडलिंग यूज करनी पड़ती है. तो जावा में ये काम कैसे इजीली किया जा सकता है हम वो यहाँ पे देखेंगे. इन द मीन टाइम प्रोजेक्ट्स में आपको बड़ी दफा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है. तो जावा में हम कैसे ग्राफिकल इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे. थोड़ा सा अगर हम एडवांस जाएं तो हम सॉकेट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं जिसके जरिए आप किसी एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर की तरफ डेटा को कम्युनिकेट या ट्रांसमिट कर सकते हैं. हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आप एक ही वक्त में मल्टीपल थ्रेड्स को या मल्टीपल प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप जावा में एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. तो जावा में हम कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बना सकते हैं हम वो भी यहाँ पे देखेंगे. ये एज अ होल नॉर्मली जावा में जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस कोर्स में कवर करना है. तो बेसिक से लेके एडवांस तक तकरीबन वो सारा का सारा कंटेंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वो हमने इस कोर्स में यहाँ पे कवर करना है. अब जाहिर सी बात है कि ये सारा कंटेंट अगर हम यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा. तो हमारा जो पूरा एक तरीक़ाकार होगा वो ये है कि हर वीडियो के साथ मैं एक ब्लॉग भी बनाऊंगा. वीडियो में हमारे पास जो बेसिक टॉपिक होगा वो डिस्कस होगा अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेस. पहले मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा. लेकिन अगर हम हर टॉपिक को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा. जितना मैक्सिमम होगा हम वो यहाँ पे वीडियो में कवर करते रहेंगे. लेकिन हर टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है जो कि अगर हम यहाँ पे वीडियो में कवर करना शुरू करेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है. तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं कुछ कंटेंट ब्लॉग्स में दूंगा और जो ब्लॉग का लिंक होगा मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा. और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप उस वीडियो को देखने के बाद उसकी जो डिटेल है वो आप लाजमी ब्लॉग में देखें क्योंकि ब्लॉग में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी वहाँ पे कवर की होंगी और वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी होंगी. ऑफ कोर्स हम यहाँ पे वीडियो में एक टॉपिक को डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कवर नहीं कर पाएंगे. तो ब्लॉग में डिफरेंट एक्सरसाइजेस होंगे और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप उन एक्सरसाइजेस को लाजमी खुद करें. आजकल एआई का दौर है, आपको बेतहाशा कोड रेडीमेड मिल जाता है. तो अगर आप जस्ट नेट पे जाके कोड को वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स काम तो हो जाएगा, लेकिन ये है कि इस तरीके से आपकी लॉजिक नहीं बनेगी. तो लॉजिक को बिल्ड करने के लिए उसका एक ही फार्मूला है कि पहले आप उस चीज़ को समझें, फिर उसको खुद प्रैक्टिस करें, उसको खुद करके आप लैपटॉप पे करें. तो जब तक आप खुद वो काम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी लॉजिक डेवलप नहीं हो सकती. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम क्या करें जिससे हमारी लॉजिक बेहतर हो सके. तो लॉजिक बेहतर करने का एक ही फार्मूला है, पहले टॉपिक को समझें,
फिर उसको आप प्रैक्टिकली खुद कंप्यूटर पे करें। तो आप जब उसको खुद कंप्यूटर पे करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो लॉजिक है वो काफी बेहतर हो जाएगी। और ये जो लॉजिक आप यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो बाकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आप जो काम करेंगे, ये आपको वहां पर भी हेल्प करेंगे। तो नॉर्मली वो सारा कंटेंट जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, हमने यहाँ पे कवर करना। जहाँ तक बात है आज के वीडियो की, तो आज हमने दो तीन चीजें कवर करनी है। नंबर वन, जावा को इंस्टॉल कैसे करना है। नंबर टू, जावा में काम करने के लिए हमें कौन सा आईडीई रिक्वायर्ड होगा। आईडीई एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए आप जावा में कोड को टाइप भी कर सकते हैं, उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और डिबग भी कर सकते हैं। विद और फैसिलिटीज भी होती हैं जो कि आपको नॉर्मली एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आईडीई में मिल जाती है। तो हमें कौन सा आईडीई रिक्वायर्ड होगा इस पूरी ट्यूटोरियल के लिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा आपको एक प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि जावा में अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपको कैसे प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में कवर करनी है। अभी आपको मैं लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और आपको मैं वहां पे दिखाता हूँ कि आपने जावा को इंस्टॉल कैसे करना है, आपने आईडीई को इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे आप जावा में फर्स्ट एप्लीकेशन या फर्स्ट प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो लैपटॉप पे चलते हैं और बाकी हम वहां पे डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करते हैं। जावा को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन करना है। लेट्स से कि मैं ओपन करता हूँ गूगल क्रोम को और यहाँ पे गूगल में जाके मैं जावा डाउनलोड को टाइप करता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं। जो सबसे पहला लिंक है डाउनलोड जावा फॉर विंडोज, आपने इसको क्लिक करना है। अगर आपने विंडोज के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा को इंस्टॉल करना है तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे डाउनलोड जावा फॉर विंडोज को क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। जो हमारे पास सबसे मेन ऑप्शन है वो डाउनलोड जावा का है। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ जावा को डाउनलोड करने के लिए। तो ये मुझसे पूछेगा कि मैं जावा को कहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। लेट्स से कि मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो ये है, मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने से ये इसको डाउनलोड करके जहाँ पे आपने कहा था यानी कि डेस्कटॉप मेरे केस में, वहाँ पे इसको ये डाउनलोड करके सेव कर देगा। तो ये मेरे पास जावा का जो सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये जावा को इंस्टॉल करना शुरू कर लेता है। सबसे पहले आपसे ये परमिशन पूछता है, जैसे कि उसको मैं यहाँ से यस कर लेता हूँ और यस करने के बाद ये जावा को इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है। ये आपसे पूछते हैं कि जावा को आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट जावा इंस्टॉल होती है जावा के सी के रूट में, प्रोग्राम फाइल के अंदर। अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जावा को जहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। अगर आप यहाँ से इसके फोल्डर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में आपको मसला कर सकते हैं, क्योंकि जब जावा को अपनी मर्जी के लिए इसी फोल्डर में इंस्टॉल किया होगा तो बाद में रन करने के लिए ये आपसे समटाइम पूछते हैं कि जावा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और उस केस में अगर आपको ये फोल्डर याद नहीं है तो फिर ये आपके लिए मसला बन सकता है। तो बेहतर ये है कि जावा को ये जहाँ पे इंस्टॉल करने दे रहा है उसको वहाँ पे इंस्टॉल करने दे। आपने जस्ट यहाँ से उसको इंस्टॉल को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये सेटअप को इंस्टॉल करना शुरू कर लेता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लैपटॉप पे जावा को इंस्टॉल कर चुका हूँ, इस वजह से इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपने इसको जस्ट यहाँ से क्लिक कर देना है। आगे दो तीन स्क्रीन आएंगे, जस्ट आपने उसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहना है और ये आपके जावा को इंस्टॉल कर लेता है। फर्स्ट करते हैं कि जब जावा इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने, जैसे कि मैं इसको यहाँ से इसको स्टॉप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है आपने एक आईडीई भी इंस्टॉल करना होगा जावा को रन करने के लिए। आईडीई क्या चीज़ होती है? आईडीई इज बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर आप
जावा का कोड टाइप भी कर सकते हैं, उसको कंपाइल भी कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। आल्दो हम ये काम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बिगिनर्स के लिए काफ़ी इशू होता है। तो मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं आईडीई को, तो हम भी यहाँ पे किसी आईडीई को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास बेतहाशा आईडीईज़ हैं, जिसके ज़रिए आप जावा के कोड को टाइप, कंपाइल और रन कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो नेटबीन्स है। और मैं भी आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप नेटबीन्स को ही डाउनलोड करें। हमारे पास ये नेटबीन्स आ गया, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ डाउनलोड ऑप्शंस को। तो डाउनलोड को आप जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन ये आ रहा है डाउनलोड का, आप इसको क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद ये आपके पास अगेन डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब ये आपके पास नेटबीन्स को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास इसका ऑप्शन अगेन दे दिया उसने। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद अगेन आपसे पूछते कि इसको आपने कहाँ पे डाउनलोड करना है। तो ये आपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी इसको आपने डाउनलोड करना है, इसको आप उसको सेव कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको डाउनलोड करने में, डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो लेट्स से हमारे पास ये मेरे कंप्यूटर पे ये कम से कम 25-30 सेकंड लेगा इसको डाउनलोड होने में। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर जस्ट लाइक जावा इंस्टॉलर के आपने इसको भी जस्ट डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद ये आपके नेटबीन्स को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे नेक्स्ट या ओके आएगा आपने उसको क्लिक करते रहना है और नॉर्मली 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपके पास जो नेटबीन्स होते हैं वो आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि आप इस सीक्वेंस को चेंज ना करें। मतलब पहले आपने जावा को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने नेटबीन्स को करना है। अगर आपने नेटबीन्स को पहले इंस्टॉल किया, जावा को बाद में इंस्टॉल किया, तो फिर ये आपको कॉन्फ़िगरेशन में मसला कर सकता है। अगर आपने जावा को पहले इंस्टॉल किया और नेटबीन्स को बाद में किया, जिस तरीके से अभी आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने पहले जावा को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने नेटबीन्स को इंस्टॉल किया, तो इस केस में ये कोई मसला नहीं करेगा, ये प्रॉपर्ली काम करेगा। तो लेट्स से कि आपने जावा को इंस्टॉल करने के बाद नेटबीन्स को भी डाउनलोड किया और नेटबीन्स को भी इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद आपने इसको कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो में। तो लेट्स से कि आपने जावा को और नेटबीन्स को इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आपने नेटबीन्स में जावा का कोड कैसे टाइप करना है, कैसे कंपाइल करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आपने नेटबीन्स को इंस्टॉल किया होगा तो हमारे आपके डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन आ चुका होगा। इसको जस्ट आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको ओपन करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है। हमने यहाँ पे जावा की पूरी कोडिंग करनी है और हमने पूरे ट्यूटोरियल में नेटबीन्स का यूज़ करते रहना है। एक आध जगह पे हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी हमारे जो ट्यूटोरियल्स होंगे, जो लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे हमने नेटबीन्स को यूज़ करना है जावा का कोड को टाइप करने के लिए। तो ये हमारा नेटबीन्स ओपन हो चुका हुआ है। हमारे पास सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें जावा का कोड टाइप करने के। जो सबसे ईजीएस्ट है वो यहाँ ये है कि आप यहाँ से इसको क्लिक कर लें। आपने नेटबीन्स में नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है। उसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या फाइल में जाके भी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इस बटन को क्लिक किया, ये हमारे पास नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आपके पास यहाँ पे इसके दो पोर्शन है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या करना है। तो हम जावा का कोड कई तरीकों से लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने जावा विद एंड लिया होगा। अगर आपके पास ये सिलेक्ट हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से जावा विद एंड को सिलेक्ट करना है। ऑन द राइट साइड इसने सिलेक्ट किया होगा जावा एप्लीकेशन को। अगर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपने राइट साइड से जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आपने जावा में किस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, उसका नाम क्या होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट कोई नेम दे देगा। अगर आप उस नेम को रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो लेट्स से कि इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका जो नेम है वो रख लेता हूँ कि माई फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। अगर आप चेंज ना भी करना चाहें तो भी ठीक था। बस कोशिश ये करें कि आपके इस नेम के अंदर कोई स्पेसेस ना हो। अगर आप स्पेसेस देंगे
तो ये आपके लिए बाद में मसला बन सकता है। एंड देन जस्ट आपने यहाँ से उसको फिनिश करना है। तो ये कैसे कि हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने यहाँ पे नाम दे के उसको फिनिश कर दिया। अब ये आपके लिए जावा एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। इसमें जो अच्छी बात है वो ये कि ये मेजॉरिटी कोड आपके लिए खुद ही लिख देगा, और थोड़ा सा कोड आपको बाद में अपनी मर्जी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपने इसको चेंज करना होगा। तो ये हमारे पास जावा का कोड उसने आपके लिए लिख के दे दिया। इसमें से कुछ आपके काम का होगा, कुछ आपके काम का नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ लिखा हुआ है ये कमेंट्स है। इसको अगर आप रखना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप उसको यहाँ से हटाना चाहें तो भी ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं इसको किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना आपके लिए काफी होगा कि कमेंट्स आपके कोड का वो पार्ट होता है कि जो कि आप टाइप तो कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कोड कंपाइल नहीं होगा, इस वजह से ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। कमेंट लिखने के कई तरीके होते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में कमेंट्स लिख चुके हैं तो उनके लिए इतना काफी है कि इसके कमेंट्स और जो सी लैंग्वेज के कमेंट्स है वो एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। तो 3-4 तरीके होते हैं कमेंट्स को लिखने के लिए। तो वो सारे के सारे तरीके जो आपने सी में या सी प्लस प्लस में यूज किए होंगे तो वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको अगर यहाँ से हटाना चाहूंगा तो वो भी आप हटा सकते हैं। अगेन ये कुछ और कमेंट्स हैं, ये भी फिलहाल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो आपको भी नजर आ रहे हैं ये हमारा बेसिक जावा का कोड है, और ये आपके तकरीबन जितने भी आगे लेक्चर्स आएंगे उन तमाम में हमारा ये कोड ऐसा ही रहेगा। इसको आगे अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड है वो आपको जो नजर आ रही हो वो ऐसे ही रहेगा। इसमें 3 चीजें विजिबल हैं। एक पैकेज है, उसके बाद क्लास का नेम है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। इन तीनों का अपना मकसद है। हम जब जावा में कोड लिख रहे होते हैं तो आपके सबसे पहले पैकेज क्रिएट होता है, उसके बाद क्लास क्रिएट होती है, उसके बाद आपका मेथड क्रिएट होता है, और हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं। उनमें से मेन मेथड आपके लिए मस्ट है अगर आप कोड को कंपाइल करना चाहते हैं। मेथड इनफैक्ट कुछ लैंग्वेजेस में मेथड्स को फंक्शंस कहते हैं। तो अगर आपने पाइथन में या सी में या सी प्लस प्लस में अगर आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो वहाँ फंक्शंस है उन चीज़ों को हम यहाँ पे मेथड्स कहते हैं। थोड़ा सा एक बारीक सा फर्क होता है फंक्शन और मेथड में, वो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली हमारे पास जो बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पे मेथड्स कहते होते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में मे बी के पैकेज ना हो, बाकियों में शायद आपके पास क्लास नहीं होगी, लेकिन ये कि जावा में आप छोटा काम करना चाहते हैं या बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, सबके लिए एक ही तरीका कार होता है कि हमारे पास आपके हर एप्लीकेशन में पैकेज का होना मस्ट है, उसमें क्लास का होना मस्ट है। इवन क्लासेस का भी हम मोर देन वन क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पे मेथड होना भी मस्ट है। मेथड भी हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मेन मेथड है ये लाजमी होगा। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो कोड आपका कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास मेन मेथड होना भी लाजमी है। तो बाकी हम डिटेल में डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि पैकेजेस में इसके अलावा क्या होते हैं, पैकेजेस कैसे बनाए जाते हैं, क्लास क्यों बनाई जाती है, क्लास में क्या कुछ होता है, मेथड्स किस काम के लिए बनाए जाते हैं, और हमारे पास कितने तरह के मेथड्स होते हैं, प्री डिफाइंड भी होते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास लेक्चर्स होंगे जो हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करेंगे। एट द मोमेंट आपके लिए इतना काफ़ी है कि जावा के हर कोड में पैकेज भी होगा, क्लास भी होगी और मेन मेथड भी होगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे जो कोड लिखेंगे आपको बेसिकली ये वो कोड होगा जो कि आपको आउटपुट देगा। बाकी मेन मेथड की जो शक्ल है वो आपने को जिस तरह नजर आ रही है ये ऐसे ही रहेगी। इसको अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो हम एक आध चीज चेंज करने के अलावा हम इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐसे ही रखें। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस में हमारे पास जो मेन मेथड होगा वो किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जावा में ये हमेशा आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो आप इसके साथ ज्यादा इसको चेंज ना करें तो बेहतर होगा। बाकी ये मेरे मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इन ब्रैकेट्स के दरमियान में आप जो कोड लिखेंगे ये वो कोड होगा जो कि आपका कंपाइल होकर एग्जीक्यूट होता है। अब किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास जो सबसे पहला कोड लिखना चाहते हैं वो हेलो वर्ड का होता है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे हेलो वर्ड को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो द यूजर,
या दूसरे अल्फाज में अगर हम कोई चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो द यूजर, तो वो जावा में कैसे की जा सकती है। तो हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये प्रिंट एल एन की एक कमांड होती है। आप इसको लिखते हैं और इसमें आपने वो चीज लिखनी होती है जो कि आप यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जब यहाँ पे कमांड बनेगी वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होती है। तो अगर आपने प्रिंट फंक्शन पढ़ा हुआ है पाइथन में, अगर आपने प्रिंट फंक्शन पढ़ा हुआ है सी लैंग्वेज में, या अगर आपने सी आउट पढ़ा हुआ है सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और वहाँ पे सी आउट प्रिंट फंक्शन एक चीज होती है। आज तो हम जावा में कुछ और तरीकों से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम तरीका यूज करेंगे वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है। अब यहाँ पे अगेन आपको ज़हन में आएगा कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज आउट, व्हाट इज प्रिंट एल एन। तो ये अगेन हमारे आगे के लेक्चर्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो प्रिंट है, ये प्रिंट फंक्शन है, इसके ये प्रिंट मेथड है जिसके जरिए आपने यूजर को डिस्प्ले करना होगा अपना आउटपुट। मैं डिस्प्ले करना चाह रहा था हेलो वर्ड को, तो मैंने हेलो वर्ड के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डबल कोट्स लिखा, तो आपने यहाँ पे जो जिस तरीके से लिखा होगा वो आपको यूजर को डिस्प्ले हो जाता है। कि डिस्प्ले कैसे होगा या मैं इस कोड को कैसे कंपाइल करके रन करूंगा, इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ से प्ले का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके इस पूरे विंडो में किसी भी जगह पे राइट क्लिक करके रन फाइल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे शिफ्ट एक्सेस को भी क्लिक कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको समझ में आता है वो कर लें। मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल को। इसकी भी रीजन है जो बाद में बताऊंगा। आलो यहाँ से प्ले बटन भी आपका मेजोरिटी जगह पे काम कर लेता है। तो यहाँ से मैंने रन फाइल किया। अब ये क्या करेगा, कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद इस विंडो में इसकी जो भी आउटपुट बनेगी वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। मैंने करंटली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, फिर हेलो की स्पेलिंग गलत है, फिर आपने जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा इन द आउटपुट। देखो मैंने वहाँ पे चेंजेस की, लेकिन चेंजेस मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रही है इन द आउटपुट विंडो। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं उसके पहले आप यहाँ पे तो दोबारा से कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद जो इसका इम्पैक्ट होगा आपको वो नजर आएगा इसके आउटपुट विंडो में। अब हमारे पास ये हेलो वर्ड आपको नजर आ रहा है। जब आप कोड को टाइप कर रहे होते हैं तो टाइप करते हुए आपने एक चीज का ख्याल करना होता है कि हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। लाइक जावा के अंदर रूल्स हैं, तो आपने जावा के तमाम रूल्स को फॉलो करना होगा अगर आप जावा का कोड लिख रहे होते हैं। अगर आपने जावा के किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका कोड कंपाइल भी नहीं होगा और आपको उसका आउटपुट भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे या इस लाइन के आखिर में मुझे यहाँ पे सेमीकोलन रिक्वायर्ड था। फर्स्ट करते कि मैंने यहाँ से सेमीकोलन को हटा दिया। यू कैन सी कि हमारे पास ये जो लाइन है ये अंडरलाइन हो गई है। अब ये कोड अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया। अगेन व्हाट इज सिंटैक्स एरर, आपने लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने किसी वजह से उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो इसको यहाँ पे सिंटैक्स एरर्स कहते हैं। और जिस कोड में सिंटैक्स एरर्स होंगे वो कोड कंपाइल नहीं होगा। चूंकि कंपाइल नहीं होगा तो फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। अब ये आपको काफी हद तक यहाँ पे जो रेड लाइन है ये इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिंटैक्स एरर है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या एरर है तो अगर हम यहाँ पे कर्सर को ले जाते हैं तो ये आपको एक हिंट देगा कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था यहाँ पे, जो कि आपने नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपका कोड कंपाइल नहीं हो सकता। समटाइम ये जो आप हिंट दे रहे होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, इस समटाइम मे बी के एम्बिगुअस होगा, लेकिन ये काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग और वो फिर क्या चीज गलत है वो आपको देखना पड़ता है। मैंने फिलहाल यहाँ पे सेमीकोलन को डाल दिया, वो जो सेंटेंस एरर्स था वो ठीक हो गया। अब दोबारा से इसमें अगर कंपाइल करके रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास जो हेलो वर्ड के लेफ्ट और राइट पे डबल कोट्स थे ये आने लाजमी थे। लेट्स से किसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। जैसे हटा दिया तो यू कैन सी कि मेरे पास जो रेड कलर का अंडरलाइन है वो दोबारा आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको लेके जाऊंगा ये मुझे बताएगा कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो अनक्लोज्ड है, इसके लेफ्ट या राइट पे किसी एक जगह पे डबल कोट्स आपके मिसिंग है। तो काफी हद तक आपको जो एरर्स की वजह होती है वो आपको बता देगा कि किस वजह से एरर आ रहे हैं। ये एक ब्यूटी है आपके जावा के कंपाइलर के या फिर आईडीई के
कि जिसमें आपके पास काफी सारे एरर्स जो आप टाइप करते हुए आपके पास आते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं और आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम जब जावा का कोड लिख रहे होते हैं तो जावा का कोड लिखने के लिए हमारे पास पैकेज, क्लास और मेन मेथड होना लाजमी है। और आपने जो कोड इस मेन मेथड के अंदर लिखा होगा वो कोड कंपाइल होकर आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम जावा में क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने पूरे कोर्स में डिस्कस करते रहना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप जब डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमारी ये ख्वाहिश होती है कि आप यूजर से इनपुट लेके उसको प्रोसेस कर लें। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि आप यूजर से इनपुट लेके अपनी मर्जी का इनपुट लेके उसको आप कैसे उसको प्रोसेस करवा के डिस्प्ले करा सकते हैं। इसको हम देखेंगे इंस्टा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था दोबारा रिपीट कर लूँ कि आपके हर लेक्चर के लिए मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा। तो एक वीडियो में सारी चीजों को कवर करने या पूरे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ब्लॉग में काफी डिटेल दूंगा। इसमें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया होगा ये चीजें भी होंगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी होंगे। तो आप उसको लाजमी देख लिया करें। तो जो चीजें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा या जिन बच्चों को थोड़ी सी मजीद डिटेल चाहिए कि इसके अलावा इस टॉपिक के बारे में क्या कुछ हो सकता है, तो आप उनको ब्लॉग्स में देख सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं और इस तरीके से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो उस टॉपिक के बारे में मजीद बेहतर होगी। तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहाँ हम देखेंगे कि आप इनपुट लेके उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह।